हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 120 हियान संप्रदाय। उद्घाटन समारोह को काफ़ी समय हो गया है। देवेंद्र मुर्मू ने बाकी सभी को टीम से बाहर भेज दिया। इन लोगों के चले जाने के बाद वे सभी आज हियान संप्रदाय में जो कुछ हुआ उसका प्रचार करने चले गए। परगेटरी संप्रदाय समूह भी जल्दी में चला गया। मुझे आज की घटना की रिपोर्ट संप्रदाय को देनी है, क्योंकि यहाँ जो हुआ वह बहुत भयावह था। रुद्र भार्गव ने रक्त और आत्मासार को वापस लेने का विचार त्याग दिया है। लौटने के बाद उसे संप्रदाय के सभी लोगों को आदेश देना चाहिए कि यदि वे भविष्य में पिंग आन संप्रदाय के किसी व्यक्ति से मिलते हैं, भले ही दूसरे पक्ष का पिंग आन संप्रदाय के साथ थोड़ा सा भी संबंध हो, तुम्हें पीछे मुड़ना होगा और चले जाना होगा। यदि आप गलती से हियान संप्रदाय को अपमानित करते हैं, कौन जानता है, शायद एक दिन आपको कोई अत्यंत शक्तिशाली और भयानक अमर हथियार मिल जाए। यह उनके पहाड़ की चोटी पर तैर रहा था, और इस समय हियानज़ोंग पर्वत की चोटी पर एक हॉल के अंदर देवेंद्र मुर्मू ने कई लोगों के समूह बनाए। वह लोगों के एक समूह को हॉल में ले आया। अब गौतम अग्रवाल और उनके पोते यहाँ हैं। राजवीर सिंह और वीरेंद्र प्रताप भी यहाँ हैं। अर्नव कश्यप और उनका परिवार भी यहाँ हैं। आरव और जितेंद्र दांडेकर भी वहाँ थे। मुरोंग पैलेस के बगल में एक काला कुत्ता है। इस समय देवेंद्र मुर्मू का चेहरा गंभीर था। मुझे लगता है कि आप सभी को पहले से ही वरिष्ठ के अस्तित्व के बारे में पता है। ये सुनकर कुछ लोगों ने सिर हिलाया। देवेंद्र मुर्मू ने कहा, चूंकि सभी को वरिष्ठ के अस्तित्व के बारे में पता है, फिर भी मुझे आपको याद दिलाना होगा कि जल्दबाजी में वरिष्ठ के पास न जाएं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप भविष्य में मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा। देवेंद्र मुर्मू को अपनी पिछली मूर्खता का एहसास हो गया है। हाल ही में जब उन्होंने देखा कि एक के बाद एक शक्तिशाली लोगों के साथ उनके पूर्ववर्तियों द्वारा चींटियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तब उन्हें अंततः यह एहसास हुआ कि उनके पूर्ववर्तियों के प्रति उनका सम्मान अभी भी पर्याप्त नहीं है। बेशक वह जानता था कि सीनियर बहुत दयालु थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सच भी था। बुद्ध में अग्नि के 3 भाग हैं। कौन जानता है, किसी दिन वे गलती से अपने वरिष्ठों को नाराज कर दें। इसलिए बेहतर है कि उन्हें कम देखा जाए। आरव और अन्य लोगों ने पहले ही देवेंद्र मुर्मू और राघव मेहरा के बीच के रिश्ते को स्पष्ट रूप से देख लिया है। उनके समूह में केवल देवेंद्र मुर्मू का ही वरिष्ठ नेता के साथ सबसे अच्छा रिश्ता है। देखिए, नवस्थापित संप्रदाय ने संप्रदाय की ओर से इसका प्रबंधन करने के लिए देवेंद्र मुर्मू को संप्रदाय नेता के रूप में भी नियुक्त किया है। इसलिए जब उन्होंने देवेंद्र मुर्मू की बातें सुनी तो सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेशक हम ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते, देवेंद्र मुर्मू ने आगे कहा। देखिए, आप सबको इकट्ठा करने की असली वजह ये नहीं है। मैंने आपको सीनियर के आइडिया की वजह से यहाँ बुलाया है। कल सीनियर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हम सब इकट्ठा होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे अभी खाने के लिए एक तरबूज दिया है। कल राघव मेहरा ने उसे कुल 2 तरबूज दिए, एक उसके और उसकी पोती के खाने के लिए। एक व्यक्ति उन्हें उद्घाटन समारोह के बाद इसे खाने देता है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह मान लिया कि यह उनके पूर्ववर्तियों द्वारा गणना की गई होगी। देवेंद्र मुर्मू ने अपनी बात समाप्त करने के बाद एक तरबूज निकाला। देवेंद्र मुर्मू ने तरबूज को धोकर साफ और चमकदार बना दिया है। वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसकी त्वचा भी खाई जा सकती है। देवेंद्र मुर्मू ने तरबूज को धीरे से मेज पर रख दिया। इस समय सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या यह अमृत है? अविश्वसनीय! क्या यह अभी भी तरबूज है? आरव और अन्य लोग आश्चर्य से तरबूज को देखने लगे। जब गौतम अग्रवाल ने तरबूज देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पोते अद्विक जैन की ओर देखा। ये सच है। जब अद्विक जैन ने तरबूज देखा तो उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठीं।
मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूँ। देवेंद्र मुर्मू ने अपना सबसे मजबूत हथियार निकाला और लड़ना शुरू कर दिया। ये तरबूज पिछली बार खाए गए तरबूज से आधा है, लेकिन इस बार वहाँ बहुत सारे लोग थे और प्रति व्यक्ति केवल एक ही टुकड़ा था। इसे खोलने के बाद देवेंद्र मुर्मू ने उनमें से प्रत्येक को एक टुकड़ा दिया। जिस किसी ने भी ये तरबूज खाया है, वह तरबूज मिलते ही वानर देव की मदद नहीं कर सकता। देवेंद्र मुर्मू को अब कोई परवाह नहीं थी, वह चुपके से मुड़ा और खरबूजा खाने लगा। रिया मुर्मू और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया, एक कोने में जाकर खरबूजे खाने लगे। वे बहुत तेज थे और पलक झपकते ही खाना खत्म कर देते थे। जब मैं पलटा तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। रिया मुर्मू, रोहन मुर्मू और अन्य लोगों ने इस बार संतोष से देवेंद्र मुर्मू को देखा। इस बार मैं तरबूज का छिलका बाहर नहीं थूकूंगा। बहुत अच्छी समीक्षाएं। तरबूज खाने के बाद देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। पचाना शुरू करें। इस समय तक अन्य लोग भी खाना खा चुके थे और उनके चेहरे धीरे धीरे सदमे से भर गए थे। तब बिना किसी अपवाद के सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक ज्ञान प्राप्ति, सफलता की सफलता। इस बार जमीन पर पड़े काले कुत्ते को सबक मिल गया। तरबूज खाने के बाद उसने दूसरों की ओर देखा जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, और जल्दी से तरबूज के छिलके को कुतरना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। लोगों के एक समूह ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरों पर आश्चर्य और भी अधिक स्पष्ट था। गौतम अग्रवाल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने पाया कि मैं लगभग सफलता की ओर अग्रसर हूं। यदि वह एक कदम और आगे बढ़ता है तो वह अमर शिशु क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। वाह, तरबूज का एक टुकड़ा ऐसा ही होता है। अगर मैं पूरा तरबूज खा सकता तो क्या मैं तुरंत स्वर्ग नहीं पहुंच सकता? गौतम अग्रवाल का दिल उथल पुथल हो गया। ये सीनियर बहुत भयानक है। इस समय जितेंद्र दांडेकर के विचार गौतम अग्रवाल के समान ही थे। उनकी साधना का स्तर गौतम अग्रवाल के समान ही था, बस थोड़ा कमजोर था। तरबूज का ये टुकड़ा खाने के बाद उसे लगा कि वह अमर शिशु क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। ये सोचकर कि कैसे उसने कुछ समय पहले अपने वरिष्ठ को नाराज कर दिया था, उसे फिर से डर लगने लगा। एक बार फिर उसने मन ही मन खुद को बधाई दी कि वह इतनी सफाई और आराम से घुटने टेक रहा था। अन्यथा यह एक मुद्दा होगा कि आप जीवित बच पाएंगे या नहीं। ऐसे अवसर मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब मैं इस बार वापस जाऊंगा तो मुझे फिर से जीमो को धन्यवाद देना होगा। इस बार वे ज्ञान प्रकाश को अपने साथ नहीं लाए थे, क्योंकि ज्ञान प्रकाश सफलता पाने के लिए एकांतवास में थे। पिछली घटना के बाद से वह ज्ञान प्रकाश को अपने पोते की तरह मानने लगे, लेकिन उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। जल्द ही सभी ने तरबूज को पचा लिया। इस समय वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, अपने दिलों में उठे सदमे को साझा करना चाहते थे। लेकिन जब गौतम अग्रवाल और अन्य लोगों ने देखा कि देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों के हाथों में तरबूज के छिलके नहीं हैं, तो वे दंग रह गए। तब उन सभी ने बिना किसी पूर्व सहमति के तरबूज के छिलके को गुप्त रूप से छिपा दिया। आधा दिन जल्दी ही बीत गया। शाम आ गई। शांतिपुर के एक प्रांगण के अंदर राघव मेहरा कुर्सी पर बैठ गया, आकाश में सूर्यास्त को देखते हुए। पिछले 5 वर्षों से जब भी कोई सुंदर सूर्यास्त होता, वह आंगन में बैठकर उसे देखता। यह एक आदत बन गई है, और हर बार वह अपने आदर्श के किसी गीत के बारे में सोचता। दूर उसकी काश में थोड़ी दूर पर खड़े 2 लाल बादलों को देख रहा हूँ। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की ध्वनि वीरान है, संगीत दुखद है। हवा तेज हो गई। 2 लाल बादल दूर दूर तक जा रहे थे। राघव मेहरा की आंखें उदासी से भरी थीं। उसने उसके बारे में सोचा। इस समय अनिका सूरी घर से बाहर चली गईं। राघव मेहरा ने कदमों की आहट सुनी और मुड़कर देखा। अनिका सूरी, बिस्तर पर लेट जाओ और अच्छी तरह आराम करो। अनिका सूरी का चेहरा पीला पड़ गया। वह राघव मेहरा के पास गई और बोली, भाई, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अभी आपने जो गाना बजाया था वो बहुत अच्छा था, पर उसे सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। राघव मेहरा
ने अनिकासूरी को अपने पास बैठने को कहा। अनिकासूरी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ सुन पाओगी। लगता है तुम में संगीत की कोई प्रतिभा है। अनिकासूरी ने सिर हिलाकर कमजोरी से कहा, भैया बांसुरी बहुत अच्छी बजा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मन ही मन किसी के बारे में सोच रहे हैं। भैया, क्या मेरी कोई भाभी है? अनिकासूरी मासूम लग रही थी। राघव मेहरा ने अनिकासूरी का सिर सहलाया और बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। अनिकासूरी को तुरंत इसमें दिलचस्पी हो गई, लेकिन वह फिर भी बीमार होने का नाटक करना नहीं भूला। भैया, क्या आपके कमरे की दीवार पर लगी पेंटिंग वाली महिला आपकी भाभी है? अनिकासूरी ने अभी भी कमजोर अभिनय किया। राघव मेहरा ने फिर सिर हिलाया। उसके कमरे में वहां एक स्केच लटका हुआ था। पेंटिंग में महिला बहुत सुंदर है और पेंटिंग में महिला की गर्दन पर एक काला तिल है। ये काला तिल उसी स्थान पर है जहां वांजी बुक स्टोर के मालिक की गर्दन पर लाल तिल था। मेरी भाभी कहाँ है? अनिकासूरी उत्साहित हो गईं। अगर उसकी कोई नंद होती तो वह उसके साथ खेल सकती थी, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसकी पोल लगभग खुल चुकी है। एक बार फिर वह शक्तिहीन नजर आए। राघव मेहरा ने आह भरी और आसमान में सूर्यास्त को देखा। तुम्हारी भाभी बहुत दूर हैं। अनिकासूरी ने पलकें झपकाईं। कितनी दूर है? वह वाकई बहुत ताकतवर है। परियों के देश में इतनी दूर होने के बावजूद वह अपनी नंद को यहाँ ला सकती है। राघव मेहरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे दिमाग में एक अस्पष्ट आकृति उभरी। बहुत दूर, 5 साल पहले। राघव मेहरा एक संगीत शिक्षक भी हैं। तभी उसकी उससे मुलाकात हुई। उसने पहली नज़र के प्यार में कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसे देखने के बाद वह पागल हो गया। यद्यपि वह मूलतः डरपोक और शर्मीला था, फिर भी उसने साहस जुटाया और संपर्क जानकारी लेने चला गया। 3 साल के प्यार के बाद अंततः दोनों ने विवाह कर लिया और उन्हें विवाह प्रमाण पत्र भी मिल गया। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि शादी के कुछ समय बाद ही एक रात जब वह बाहर थे, एक कार उनकी ओर तेजी से आई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह इस दुनिया में था और उसके मन में अपनी पत्नी की छवि तेजी से धुंधली होती जा रही थी। जब तक उसे कागज और कोयला मिला तब तक उसके मन में उसकी छवि धुंधली हो चुकी थी। वास्तव में वह नहीं जानता था कि उसकी बनाई पेंटिंग कितनी यथार्थवादी थी। पेंटिंग में दिख रही महिला लगभग पूरी तरह से उनकी अपनी कल्पना थी। अनिकासूरी ने राघव मेहरा के दिल में कड़वाहट देखी। इस समय राघव मेहरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद वह जानबूझकर अपनी आंखों में दर्द छिपा रही थी, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। बस राघव मेहरा के बगल में चुपचाप बैठो। वे दोनों बहुत शांति से आकाश में सूर्यास्त को देख रहे थे। शांतिपुर की एक गहरी गली के अंदर, वांजी बुक स्टोर के सामने, माया शर्मा दरवाजे की चौखट पर टिकी हुई थी और दीवार की ओर ऐसे देख रही थी मानो वह उसके आर पार देख सकती हो। उनके होठों पर मुस्कान थी। उसने अपना सिर घुमाया और आकाश में डूबते सूरज को देखा। इस समय 2 लाल बादल जो दूर होते जा रहे थे, अचानक दिशा बदलकर चुपचाप पास आ गए। अंततः फिर से एक साथ। मूर्ख लड़के, मैं हमेशा से। नश्वर दुनिया महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जो सामूहिक कब्र की तरह अंधेरी है। चारों ओर घना कोहरा था। हवा में एक दुर्गंध भी घुली हुई थी। लाल रंग से सजा एक बड़ा हॉल। कदमों की आवाज सुनाई दी। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। रुद्र भार्गव ने अपने सामने पालथी मारकर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और कड़वी मुस्कान दी। पालथी मारकर बैठा बूढ़ा आदमी पीला और रक्तहीन था, मानो कोई मृत शरीर हो। लेकिन उसकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। और उसके सामने एक हरा तालाब था। पूल में एक शव तैर रहा था। अंतर केवल इतना है कि शरीर में एक हाथ नहीं है। आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और रुद्र भार्गव की ओर देखा। क्या तुम वापस आ गए? मेरे लिए रक्त और आत्मा का सार लाओ, बूढ़े आदमी ने शांति से कहा। रुद्र भार्गव ने रक्त और आत्मा का सार प्राप्त करने के बाद रुद्र भार्गव से समाचार सुना। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इस लाश को सुधारना शुरू कर दिया। पिछली बार जब इस शव ने लड़ाई की थी तो इसकी एक भुजा टूट गई थी, इसलिए जब उसे रक्त और आत्मा के सार के बारे में पता चला
तो उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह जाकर इसे ले आए। रुद्रभार्गव ने यह बात अपने चेहरे पर कड़वाहट के भाव के साथ सुनी। पिताजी, ये रक्त और आत्मा का सार चला गया है। ये कहते हुए रुद्रभार्गव ने अपनी गर्दन पीछे खींच ली थी, कछुए की तरह। वास्तव में जब उसने बोलना समाप्त किया तो एक जोरदार चीख सुनाई दी। क्या? हॉल में कुडल देवदत्त की ध्वनि गूंज उठी। रुद्रभार्गव शर्मा गया और जल्दी से सारी बात बता दी। अपने पुत्र की बात सुनकर महाकाल शर्मा चुप हो गए। ये देखकर कि उसके पिता अब उसके बारे में बात नहीं करते, रुद्रभार्गव ने सोचा कि दूसरे पक्ष ने उस पर विश्वास कर लिया है। तथापि, बहुत बढ़िया, क्या तुमने मुझे चकमा देना सीख लिया है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके लाश को हथियार बना सकता हूँ? महाकाल शर्मा ने श्राप दिया। ये पूरी तरह बकवास है। अमर की ओर लौटो, अमर हथियार लौटाओ। आप ये क्यों नहीं कहते कि इस नश्वर संसार में एक अजेय अस्तित्व है? तो क्या ये कोई अमर हथियार है या फिर उस अजेय प्राणी का कोई उपकरण मात्र है? उसने गलती से इसे खो दिया होगा और मैं यहाँ उसके लिए एक कहानी बना रहा हूँ। ये सुनकर रुद्रभार्गव को अजीब लगा। पापा, ये बात मैं बचपन से आपसे सुनता आ रहा हूँ। बचपन में तो शायद इससे मुझे डर लगता था, लेकिन अब मुझे डराना बेकार है। और मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रहा था। रुद्रभार्गव ने अनुमान लगाया कि उन्होंने जो कहा वह बहुत विश्वसनीय नहीं था। विशेषकर चून की सूचना की मात्रा इतनी भयावह थी, इसलिए वह पूरी तरह से तैयार था और उसने तुरंत बाहर से आए व्यक्ति को अंदर बुला लिया। ठीक इसी प्रकार लोगों के एक समूह की बात सुनकर महाकाल शर्मा ने उस पर विश्वास कर लिया। रुद्रभार्गव को ये देखकर राहत मिली कि उनके पिता ने इस बात पर विश्वास किया। इस तरह कोई भी उसे अपना रक्त और आत्मा सार खोने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। तथापि उसने अभी सोचना समाप्त ही किया था कि उसने पाया कि उसके पिता की नज़र उस पर है। ऐसा लगता है कि यह लोगों को खा जाएगा। ऐसे में तो मुझे तुम्हें पीटना चाहिए। तुम भटके हुए बेटे, तुमने इस संप्रदाय को लगभग मार ही डाला था। शुक्र है कि तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दी, वरना हमारा संप्रदाय नष्ट हो जाता। जैसे ही उसने ये कहा, महाकाल शर्मा रुद्रभार्गव के सामने कूद पड़े, उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने रक्त और आत्मा का सार न प्राप्त कर पाने पर अपनी निराशा व्यक्त करने का अवसर लिया। अच्छी पिटाई के बाद महाकाल शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। आदेश नीचे तक पहुंचा दो। अब से हमारे संप्रदाय के किसी भी अनुयायी को दक्षिणी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। पिंगान संप्रदाय और अधिक शिष्यों की भर्ती करना चाहता है। अगर भविष्य में उनके शिष्य गलती से इस संप्रदाय के शिष्यों को नाराज कर दें तो मुझे डर है कि इससे मुझ पर विपत्ति आ जाएगी। संपूर्ण मुख्य भूमि पर ऐसे आदेश जारी करने वाले परगेटरी संप्रदाय को छोड़कर कई स्थानों पर इसी तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। बस एक दोपहर कई शक्तिशाली ताकतों को पता था कि इस दुर्गम स्थान पर एक अत्यंत भयानक संप्रदाय प्रकट हो गया है। इसके अलावा अनगिनत उड़ने वाली नावें उस दिशा में उड़ने लगीं। परिलोक अनगिनत कठिनाइयों से गुजरने के बाद आकाश मल्होत्रा अंततः अपनी शक्ति में लौट आए। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वह था अपनी सत्ता के प्रभारी व्यक्ति को ढूंढना। इस समय वह एक परी जैसी हवेली में प्रकट हुआ। अंततः एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी मिला। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आभा उससे सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। भाई, मैं वापस आ गया हूँ, आकाश मल्होत्रा ने झुककर कहा। अमर आदरणीय क्षेत्र में रहने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आकाश मल्होत्रा को देखकर दंग रह गया। क्या आपका संचार उपकरण खराब हो गया है? आकाश मल्होत्रा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर जल्दी से विषय बदल दें। उसने उस नश्वर संसार में अपने साथ घटित हुई हर घटना का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। ये कहने के बाद वह उदास होकर बोला, भाई, उस काले अजगर के पास जरूर एक सच्चा अजगर बनने का मौका है, और वह सुनहरे पंख वाला अमर हथियार अभी भी नश्वर दुनिया में है। इसके अलावा एक चींटी लाल ज्वाला अंगारे सोने से बनी एक निशानी पकड़े हुए है। ये हास्यास्पद है कि उसने ये भी कहा कि वह निशानी अमर सम्राट ने दी थी। हा। एक ठंडी मुस्कान देने के बाद आकाश मल्होत्रा ने अमर पूज्य क्षेत्र में उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर फिर से देखा। तथापि अच्छा होता अगर उसने देखा ही न होता।
सामने का चेहरा साफ देखकर उसका दिल अचानक धड़क उठा। बड़े भाई, आप क्या करना चाहते हैं? अब उसके सामने अमर पूज्य क्षेत्र में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था, मानो वह उसे जिंदा ही खा जाना चाहता हो। तुमने जो कहा वह सच था, अमर पूज्य राज्य में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दहाड़ते हुए कहा। आकाश मल्होत्रा को अधिक से अधिक बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन शब्द पहले ही बोले जा चुके थे और अब मैं केवल सिर हिला सकता था। अमर पूज्य क्षेत्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम विक्रम सिंह है। वह अमर सम्राट के अधीन 10 अमर लोगों में से एक है। उनकी साधना अमर पूज्य के शिखर पर पहुंच गई है। सामान्यतः उसका मन शांत रहता है और वह चीज़ों को शांतिपूर्वक संभालने में सक्षम होता है। आप बड़ी घटनाओं का सामना करते हुए भी शांत रह सकते हैं, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा आकाश मल्होत्रा की कही बात के कारण हुआ है। अभी हाल ही में अमर सम्राट ने 10 अमर प्रभुओं को बुलाया, उन्हें कुछ बताया और कुछ वर जनाए, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे 10 लोगों को छोड़कर किसी और से यह बात न कहें। लेकिन अब सब ठीक है। अमर सम्राट ने क्या कहा और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनमें से कई आकाश मल्होत्रा के शब्दों में प्रकट हुए। मनहू महाद्वीप, स्वर्ण पंख, अमर हथियार, अमर सम्राट टोकन, ये सब आकाश मल्होत्रा ने जो कहा उसमें प्रकट हुआ। तुम्हें पता है, जब अमर सम्राट ने उन्हें ये बातें बताईं, बहुत गंभीर चेतावनी, ये लगभग एक धमकी की तरह था जो उन्हें अपनी इच्छा से मनहू महाद्वीप पर पैर न रखने के लिए मजबूर कर रहा था। चाहे आप स्वर्ण पंख अमर हथियार का सामना कहीं भी करें, आपको एक चक्कर लगाना होगा और इसे कभी भी अपमानित नहीं करना होगा। कुछ लोग अमर सम्राट का चिन्ह भी धारण करते हैं। चाहे दूसरे व्यक्ति की साधना कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, जब तक वह अमर लोक में है, उसे अमर महल में ले जाया जाएगा। विक्रम सिंह को आज भी यह बात अच्छी तरह याद है। जब अमर सम्राट ने ये बातें कहीं तो उनके चेहरे पर क्या भाव थे। ये बहुत श्रद्धापूर्ण है। उन्होंने अमर सम्राट से ये भी पूछा कि ये सावधानियां किससे संबंधित थीं। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? अमर सम्राट ने उन्हें उत्तर भी दिया, मनहू महाद्वीप में एक अजेय अस्तित्व है। मुझे डर है कि ये दैवीय क्षेत्र से आया कोई शक्तिशाली प्राणी है। वह एक चौंकाने वाला शतरंज खेल खेल रहा है। अब सब ठीक है। उनके सामने आकाश मल्होत्रा वापस आ गए हैं। वे बातें जो उसे बताई जा सकती हैं। पता चला कि उनका सामना एक ऐसे संप्रदाय से हुआ जिसकी संरचना बहुत कमजोर थी, और संरचना के अंदर एक अजगर था जो अजगर में बदल सकता था। और स्वर्ण पंख अमर हथियार भी प्रकट हुआ। उसे सबक सिखाया गया और कुछ लोगों ने अमर सम्राट का टोकन भी छीन लिया। लेकिन यह आदमी वास्तव में हंसा और दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ कहा। धत्तेरी की! विक्रम सिंह अंततः इसे और सहन नहीं कर सका। आकाश मल्होत्रा की ओर चलें। आकाश मल्होत्रा को धीरे धीरे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह बार बार पूछ रहा था, भाई, आप क्या करना चाहते हैं? विक्रम सिंह ने दांत पीस लिए। उसके चेहरे पर क्रूरता का भाव था। ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। जल्दी से यहाँ आओ, मुझे गले लगाओ। जब आकाश मल्होत्रा ने यह सुना तो वह इतना डर गया कि उसकी हिम्मत लगभग टूट गई। वास्तव में अगले ही पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने रेत की बोरी जितनी बड़ी मुट्ठी फैल गई। ओह, बस इतना ही। एक महान अमर जो पूरे परी जगत में प्रसिद्ध था, उसने एक आदमी को जमीन पर गिरा दिया और उसे जोरदार मुक्का मारा। वह अभी भी गाली दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुंडों का एक समूह लड़ रहा हो। कुछ समय बाद अंततः हॉल शांत हो गया। इस समय विक्रम सिंह मुख्य सीट पर बैठे थे। उनका चेहरा अभी भी ठंडा था। विक्रम सिंह के सामने घुटने टेककर आकाश मल्होत्रा सुअर की तरह गुस्से में आ गया था। उसका मन भ्रमित था और वह बहुत दुखी दिख रहा था। विक्रम सिंह चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए कर्म लेकर आए हो या नहीं। अगर आए हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्रम सिंह को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। अमर सम्राट ने ऐसा कहा। वह व्यक्ति स्वर्ग के रहस्यों को जानने और भाग्य को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। अगर हम आकाश मल्होत्रा से निष्कर्ष निकालें तो यहाँ तक कि वह भी नाराज था। फिर
वह सचमुच घर पर ही बैठा रहता है। आपदा आसमान से आती है। आकाश मल्होत्रा को अभी भी नहीं पता था कि क्या हुआ। इस समय मैं केवल वहां रूठ सकता हूं। उसके हाव भाव देखकर विक्रम सिंह खुद को रोक नहीं पाए और फिर से गाली देते हुए बोले, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है? आकाश मल्होत्रा ने दुख से सिर हिलाया। उसका क्या दोष है? परीलोक में इस स्तर की छीना झपटी कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे परिवारों की हत्या और जनशक्ति को नष्ट करने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। विक्रम सिंह ने देखा कि आकाश मल्होत्रा अभी भी इसी तरह का व्यवहार कर रहा था। मैं उसे केवल कुछ बातें ही बता सकता हूं, ताकि यह आदमी भविष्य में फिर से परेशानी पैदा न कर सके। विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और अपने दिल में बचे हुए गुस्से को दबा लिया। जो कुछ आप जानते हैं और जो अनुमान लगाते हैं, वह सब बताना शुरू करें। ये सुनकर आकाश मल्होत्रा वहीं पत्थर की मूर्ति में बदल गए, गतिहीन। ऐसा लगता है कि वह हवा के झोंके से गिर जाएगा। उसे होश में आने में काफी समय लगा, फिर उसने निगल लिया। वह उलझन में लग रहा था। ये सच नहीं हो सकता। क्या यह इतना डरावना है? एक अजेय अस्तित्व, अमर सम्राट से भी अधिक भयानक। तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, है ना? आकाश मल्होत्रा ने जल्दी से विक्रम सिंह की तरफ देखा, घुटनों के बल बैठ गया और आगे बढ़ा। विक्रम सिंह के पैर पकड़ लिए और चिल्लाया, भाई, मैं क्या करूं? वह प्राणी मुझसे निपटने के लिए कोई उपाय नहीं करेगा, है ना? आकाश मल्होत्रा ने इस पर विश्वास किया। आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते। एक प्रतिक्रिया विक्रम सिंह की है। ये बिल्कुल सच है। दूसरा, विक्रम सिंह ने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें निचली दुनिया में देखने को मिला था। उसे अभी भी याद है। देवेंद्र मुर्मू ने कहा कि यह संप्रदाय उनका नहीं है। यदि वह काला अजगर चाहता था तो उसे उस अस्तित्व से पूछना चाहिए था। क्या ये वही अजेय अस्तित्व नहीं है जिसके बारे में विक्रम सिंह अब बात कर रहे हैं? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उसके सिर में झुनझुनी होती। काश ऐसी कोई चीज अस्तित्व में होती। वह इस तरह के अस्तित्व के सामने बहुत घमंडी था, इसलिए उसका अंत इतना सरल नहीं हो सकता था। शायद स्वर्ण पंख अमर हथियार द्वारा दंडित किया जाना केवल सजा का पहला स्तर था। भविष्य में उसके लिए कई छुपी हुई सजाएं इंतजार कर रही होंगी। विक्रम सिंह ने देखा कि आकाश मल्होत्रा डर गया है, इसलिए उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या अब तुम्हें पता है कि तुम गलत हो? आकाश मल्होत्रा जल्दी से बोला, भाई, मैं गलत था। अब क्या करूं? या फिर जाकर माफी मांग लूं? विक्रम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वैसे भी यह मामला अमर सम्राट को नहीं बताया जा सकता, अन्यथा आकाश मल्होत्रा बच नहीं पाएंगे। एक पल सोचने के बाद विक्रम सिंह ने दांत पीसते हुए धमकी दी, चलो पहले एक बड़ा सा तोहफा तैयार करते हैं और कल माफी मांगने के लिए तुम्हें भेज देते हैं। याद रखना, इस बार तुम्हें ठीक से पेश आना है और मुझे फिर से मत फंसाना। आकाश मल्होत्रा ने जोर से सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से आज्ञा मानेंगे। धमकी देने के बाद विक्रम सिंह पुनः मन ही मन परेशान हो गए। हालांकि जैसे ही वह एक पल के लिए परेशान हुआ, वह अचानक फिर से स्तब्ध हो गया। इस समय उसे अचानक बहुत समय पहले घटी एक घटना याद आ गई। इससे पहले कि तानाशाह अमर सम्राट ने अमर सम्राट के सिंहासन को जब्त कर लिया, वह एक बार अमर सम्राट की पिछली पीढ़ी से मिल चुका था। इस अमर सम्राट के स्वर्गारोहण से पहले वह एक शक्तिशाली प्राणी था जिसमें कुछ निगमनात्मक क्षमता थी। जब अमर सम्राट ने अमर राज्य छोड़ा तो उसने अपने भाग्य की गणना की। ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन के प्रथम भाग में उनका भाग्य सामान्य था, बहुत अच्छा नहीं। लेकिन एक निश्चित बिंदु पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा। यह मोड़ उसके भविष्य का जीवन निर्धारित करेगा। यदि आप इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप आसमान में उड़ जाएंगे। यदि आप भूलवश कोई गलती कर देंगे तो आप अंतहीन मुसीबत में फंस जाएंगे। विक्रम सिंह ने इस पुरानी घटना के बारे में सोचा और उसे आज जो हुआ उससे जोड़ दिया और उन्हें अचानक पता चला, शायद यही समय उसके जीवन का निर्णायक मोड़ है। शांतिपुर। अंधेरा होने से पहले राघव मेहरा और अनिका सूरी ने अपना भोजन समाप्त किया और फिर से खेती शुरू कर दी। वैसे भी याद बढ़ा है। अगर अनिका सूरी को तरबूज खाना इतना पसंद है तो शुरुआत में सारी जमीन तरबूज उगाने में लगा दो।
निश्चित रूप से राघव मेहरा अनिका सूरी को हर समय तरबूज खाने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने स्ट्रॉबेरी और अनानास उगाने के लिए जमीन के 2 छोटे भूखंड ले लिए। स्ट्रॉबेरी और अनानास ज़्यादा जगह नहीं लेते। दोनों छोटे टुकड़े मिलकर तरबूज उगाने के लिए जमीन के बराबर बड़े होने चाहिए। तरबूज की मिठास चखने के बाद राघव मेहरा ने उसे खेतों में काम करने से मना किया, फिर भी वह नीचे कूद पड़ी। उन्होंने कुदाल देव को उठाया और जमीन पर कुदाल देविंग शुरू कर दी। इस तरह वह ताजे फल जल्दी खा सकेगी। अनिका सूरी को इस तरह देखकर राघव मेहरा असहाय हो गया। इसके बारे में सोचो, अनिका सूरी को घूमने दो और थोड़ा पसीना बहाने दो। इसलिए उसने उससे कहा कि वह काम कर सकती है, लेकिन बहुत अधिक मेहनत न करे। अनिका सूरी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। हालांकि बाद में वह अपना वादा भूल गए और अत्यधिक मेहनत करने लगे। ये देखकर कि अनिका सूरी में अब कोई ऊर्जा नहीं बची है, राघव मेहरा को फिर से संदेह होने लगा। क्या अनिका सूरी ने बीमार होने पर जो बातें कही थीं, वे सच थीं? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मुझे लगा कि यह विचार बहुत हास्यास्पद है। और 5 साल में उन्होंने आड़ू के पेड़ में कोई अंतर नहीं देखा था। यदि वह सचमुच अमर हो गया तो यह एक परीक्षा होगी। हालांकि उन्होंने भविष्य में आड़ू के पेड़ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने का निर्णय लिया। आड़ू के पेड़ के दूसरी ओर राघव मेहरा की जांचती निगाहों को महसूस करते हुए वह असहाय महसूस कर रहा था। सौभाग्यवश उसके गुरु की कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं और वह उनके बीच अंतर महसूस नहीं कर सकता। भले ही उनमें आध्यात्मिक जड़ों का कोई अंश हो, भले ही उनकी आभा को लगभग पूर्ण सीमा तक नियंत्रित किया जा सके, फिर भी वे उजागर हो ही जाएंगी। राघव मेहरा कुदाल देवों को कुछ देर के लिए मैदान में ले गए। अचानक उन्होंने पाया कि कुदाल देव को एक पत्थर से टक्कर लगी थी। उनकी भौहों पर बल पड़े। सावधानीपूर्वक खुदाई शुरू करें और इसे खोदने की तैयारी करें। आखिरकार जमीन में पत्थर रखना अच्छा नहीं है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। उसने एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर खोदकर निकाला। ये पत्थर मानव सिर जितना बड़ा है। सामग्री बहुत खुरदरी है। इसका आकार एक छोटी पहाड़ी जैसा है। इसे धोने के बाद भी ये देखने लायक है। हालांकि राघव मेहरा को पत्थर इकट्ठा करना पसंद नहीं है। मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं है। मुझे भी लगता है कि यह पत्थर जगह घेरता है। मुझे लगता है ये बेकार है। इसे एक तरफ फेंक दो। जब आपके पास समय हो तो इसे फेंकने के लिए कोई स्थान ढूंढ लें। उन्होंने जमीन पर खेती करना जारी रखा। तभी दरवाजे के बाहर एक आवाज़ सुनाई दी। वरिष्ठ, क्या आप वहाँ हैं? देवेंद्र मुर्मू यहाँ हैं, राघव मेहरा ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, अंदर आइए। आज के उद्घाटन समारोह के बारे में बात करने का समय आ गया है। राघव मेहरा ने अनिका सूरी को आराम करने का इशारा किया, फिर उसने अपना कुडल देव नीचे रखा और वहां चला गया। देवेंद्र मुर्मू आए। वह सतर्क लग रहा था और धीरे धीरे चल रहा था। ये जानकर कि वह घुटने नहीं टेके थे, उन्होंने राहत की सांस ली। राघव मेहरा को देखकर देवेंद्र मुर्मू ने पुनः आदरपूर्वक झुककर उन्हें वरिष्ठ कहा। राघव मेहरा ने धीरे धीरे और सावधानी से चलते हुए देवेंद्र मुर्मू को देखा और चकित होकर पूछा, मिस्टर गोंग, क्या आप ठीक हैं? देवेंद्र मुर्मू ने राघव मेहरा की बातें सुनी और सोचा कि राघव मेहरा आज संप्रदाय में हुई उस घटना के बारे में पूछ रहे हैं जहां आकाश मल्होत्रा ने उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया था, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। राघव मेहरा ने ये सुना और कहा, ओह। जब देवेंद्र मुर्मू ने कहा कि वह ठीक हैं, तो उन्होंने कहा, वरिष्ठ महोदय, मैं इस बार आपको ये बताने आया हूं कि हम परसों शिष्यों की भर्ती कर सकते हैं। ये सुनकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जमकर तारीफ की। ठीक है, ठीक है, शाबाश। जब देवेंद्र मुर्मू ने ये प्रशंसा सुनी तो उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। मेरा दिल खुशी से भर गया है। अपने सीनियर से इतनी प्रशंसा पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऊपर तैरने वाला हूँ। हाँ हाँ। राघव मेहरा को डर था कि कहीं उनमें कोई कमी तो नहीं रह गई, लेकिन अब देवेंद्र मुर्मू को इतना आत्मविश्वासी देखकर उन्हें राहत महसूस हुई। ये सचमुच ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे ऐसे अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो एक साधक भी है। थोड़ी देर की राहत के बाद राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू को रात के खाने पर रखने की तैयारी की।
आखिरकार उनके पास देवेंद्र मुर्मू को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वे देवेंद्र मुर्मू को केवल स्वादिष्ट भोजन ही दे सके। हालांकि देवेंद्र मुर्मू ने तुरंत कहा, मैं यहाँ इसी मामले पर बात करने आया हूँ। अब मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। वरिष्ठ महोदय, पहले मैं विदा लेता हूँ। माथा। देवेंद्र मुर्मू की बातें सुनकर राघव मेहरा की बोलती बंद हो गई। ये सोचकर कि मैं अभी भी जमीन पर खेती कर रहा हूँ। ठीक है, कृपया अगली बार मुझे रात्रि भोजन पर आमंत्रित करें। हालांकि राघव मेहरा ने फिर भी पहले देवेंद्र मुर्मू को रोका, फिर जल्दी से तरबूज के खेत में जाकर दूसरा तरबूज तोड़ लिया। वह तरबूज पकड़े हुए देवेंद्र मुर्मू के पास गया। अनिका सूरी ने यह दृश्य देखा, मुंह बनाया और दुखी दिखी। लेकिन जब उसने सोचा कि उसने जमीन पर खेती की है और अब उसे खाने के लिए अन्य फल भी मिलेंगे, तो उसे राहत महसूस हुई। राघव मेहरा ने तरबूज देवेंद्र मुर्मू के सामने रखा और कहा, मिस्टर गोंग, इसे वापस ले जाए और खाए। देवेंद्र मुर्मू ने अपने हाथ में रखे तरबूज को देखा और निगल लिया। धन्यवाद वरिष्ठ। देवेंद्र मुर्मू ने तुरंत राघव मेहरा पर चिल्लाया। राघव मेहरा ने ये सुना और जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बताने लायक नहीं है। ओल्ड गोंग ने फिर मेरी मदद की है। अगली बार जब आप शिष्यों की भर्ती पूरी कर लें, तो आप रिया मुर्मू और अन्य लोगों को अपने साथ लाकर मेरे घर भोजन के लिए आ सकते हैं। जब देवेंद्र मुर्मू ने खाओ शब्द सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। वह उत्साहित दिखे और जल्दी से सिर हिला दिया, जैसे कोई चूजा चावल पर चोंच मार रहा हो। राघव मेहरा मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि श्री गोंद को हमारा पकाया हुआ खाना बहुत पसंद है। उसके बाद दोनों के पास बात करने के लिए और कुछ नहीं बचा। राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू को बाहर भेजा, लेकिन तभी उसने जमीन पर पत्थर देखे। इस पत्थर को यहाँ रखना अच्छा विचार नहीं है। इसके बाद उन्होंने पत्थर पकड़ लिया और देवेंद्र मुर्मू के साथ बाहर निकलने की योजना बनाई। जब देवेंद्र मुर्मू ने राघव मेहरा को पत्थर पकड़े देखा तो उनके चेहरे पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। वरिष्ठ, यह क्या है? राघव मेहरा ने कहा, वैसे क्या मिस्टर गोंद को पत्थर पसंद हैं? ये पत्थर मेरे लिए बेकार है। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे वापस ले जा सकते हैं, धो सकते हैं और फिर इसकी प्रशंसा कर सकते हैं या इसे दूसरों को दिखा सकते हैं। राघव मेहरा के अनुसार बड़े लोग पत्थर इकट्ठा करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को इस तरह के पत्थर इकट्ठा करना पसंद है जिनकी रूपरेखा सुंदर हो। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने जल्दी से सिर हिला दिया। क्या वरिष्ठ द्वारा दी गई चीजें साधारण चीजें हो सकती हैं? और वरिष्ठ अधिकारी ने जो कहा वह पहले से ही बहुत स्पष्ट है। ये पत्थर वरिष्ठों के लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन यह उसके लिए उपयोगी होगा या जो कोई भी इस पत्थर को देखेगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। देवेंद्र मुर्मू के चेहरे पर उत्साह दिखा और उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। क्या इसका वास्तव में कोई प्रभाव है? इसके लिए उन्हें अभी वापस जाकर इसका अध्ययन करना होगा, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि यह कारगर है। जब राघव मेहरा ने धन्यवाद शब्द सुना और देवेंद्र मुर्मू के चेहरे पर मुस्कान देखी, तो वह फिर से हंस पड़े और उन्हें लगा कि उनका अनुमान सही था। वह एक नज़र में ही बता सकते थे कि देवेंद्र मुर्मू को ये शौक है, इसलिए उन्होंने पत्थर सीधे देवेंद्र मुर्मू को सौंप दिया। अंततः उन्होंने देवेंद्र मुर्मू को जाते हुए देखा। देवेंद्र मुर्मू ने एक हाथ में तरबूज पकड़ा हुआ था। उसने एक हाथ में वह पत्थर पकड़ रखा था जो अभी भी कीचड़ से सना हुआ था। उसे लगा कि यह पत्थर असाधारण होगा। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ असाधारण होगी। उसने अपनी गति बढ़ा दी और वापस संप्रदाय में उड़ गया। फिर जल्दी से पत्थरों को धोकर साफ कर लें। साथ ही उन्होंने शौर्य जावेरी और अन्य को भी बुलाना शुरू कर दिया। उसने पत्थर को मेज पर रखा और ध्यानपूर्वक उसकी जांच की। उसने पत्थर को कई बार धोया था। वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, इतना साफ कि आप इसे कई बार चाट सकते हैं। लेकिन बहुत देर तक देखते रहे। देवेंद्र मुर्मू को अब भी नहीं लगता कि इस पत्थर में कुछ खास बात है। यदि आप इसे विशेष कहने पर जोर देते हैं, आकार बहुत अच्छा है, यह एक पहाड़ की तरह है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी देर तक देखता था।
कोई उपयोगी खोज नहीं। ये पत्थर अभी भी बहुत साधारण दिखता है। इससे उसे कुछ संदेह हुआ। क्या ये सचमुच एक बेकार पत्थर हो सकता है? क्या वह वास्तव में इस बारे में बहुत अधिक सोच रहा है? कुछ देर तक इंतजार किया। रिया मुर्मू और अन्य लोग एक के बाद एक आए। रिया मुर्मू और अन्य लोगों की ओर देखते हुए देवेंद्र मुर्मू ने मेज पर रखे पत्थर का परिचय देना शुरू किया। यह मुझे एक सीनियर ने दिया था। उन्होंने कहा कि ये देखने के लिए है। मैंने अनुमान लगाया कि इसमें कुछ खास होगा, लेकिन मैंने इसे बहुत देर तक देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बोलते हुए उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। शायद कभी कभी मैं अपने पूर्ववर्तियों के शब्दों की व्याख्या करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता हूँ। जब रिया मुर्मू और अन्य लोगों ने सुना कि यह पत्थर उन्हें उनके वरिष्ठ द्वारा दिया गया है और यह उनके लिए प्रशंसा का विषय है, तो वे सभी ध्यानपूर्वक पत्थर को देखने लगे। उनके विचार भी वही थे जो शुरुआत में देवेंद्र मुर्मू के थे। मेरे वरिष्ठ द्वारा दिया गया, और उन्हें इसे देखने के लिए उपयोग करने दें। क्या ये सरल हो सकता है? इसका अवश्य ही कोई गहरा अर्थ होगा। अच्छी तरह से देखना चाहिए। जहां तक देवेंद्र मुर्मू के बाद के शब्दों का सवाल है, तो वे उनसे सहमत होने का साहस नहीं कर सके। वरिष्ठ व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति हैं, और जब उन्होंने ऐसे शब्द कहे तो उनके शब्दों के पीछे अवश्य ही कुछ होगा। वे पत्थर को घूरते रहे। कुछ समय बाद शौर्य जावेरी सबसे पहले कड़वी मुस्कान के साथ बोले, मुझे कोई अंतर नजर नहीं आया। शायद हमने अपने पूर्ववर्तियों के शब्दों की गलत व्याख्या कर ली। रोहन मुर्मू ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे वास्तव में कोई अंतर नजर नहीं आया। निखिल जावेरी ने भी अपना सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने अभी अभी बातचीत खत्म की है। अचानक मुझे रिया मुर्मू बहुत शांत लगीं। इसी समय उन्होंने देखा कि रिया मुर्मू से अचानक प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश एक रहस्यमय शक्ति है। इस समय रिया मुर्मू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी धुंधली जगह में फंस गया हूँ। उसने पाया कि वह गर्म हो रही है। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। सौभाग्यवश ये भावना शीघ्र ही समाप्त हो गई। इस समय उसने ये भी महसूस किया कि उसके शरीर में अचानक एक खट्टी और ताजगी भरी अनुभूति उमड़ पड़ी। इससे उसे बहुत सहज महसूस हुआ। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने गंदी हवा का एक सांस छोड़ा, और उसका चेहरा तुरंत उत्साह से भर गया। क्या ये कैसा लग रहा है? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने पाया कि मेरा शरीर ऊर्जा से भरपूर था। रिया मुर्मू ने तुरंत देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों की ओर देखा। उसने कुछ देर तक पत्थर को घूरा और शुरू में सोचा कि पत्थर भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसने पाया कि पत्थर से एक मंद प्रकाश निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। फिर उसने स्वयं अपनी आंखें बंद कर लीं। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों की नज़र अब रिया मुर्मू पर पड़ी। उनकी आंखें सुस्त थीं, आंखें चौड़ी हो गईं। अपना मुंह खोलो, ऐसा लगता है जैसे इसमें एक अंडा भरा जा सकता है। क्या ये पौराणिक जागृत काया हो सकती है? देवेंद्र मुर्मू को निगलने में बहुत कठिनाई हुई और वह इतने आश्चर्यचकित थे कि वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे थे। शौर्य जावेरी ने जोर से सिर हिलाया, किताबों में तो ऐसा ही लिखा है। जियासुए ने अभी अभी अपनी शारीरिक स्थिति जरूर जगाई है। रोहन मुर्मू ने जल्दी और उत्साह से कहा, जियाओक्स्यू, क्या आपको अपने शरीर में कोई अंतर महसूस होता है? रिया मुर्मू ने आंखें झपकाईं और कहा, मैं पूरी ताकत से भरी हुई महसूस कर रही हूँ। मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे इस दुनिया के साथ आत्मीयता का एहसास भी हो रहा है। गुरगल, कई लोगों ने एक साथ निगल लिया। धत्तेरी की, मेरा संविधान सचमुच जागृत हो गया है। ब्रश, कई लोगों ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। उसकी नज़रें मेज पर रखे पत्थर पर टिकी थीं। इस दौरान रिया मुर्मू ने ये भी बताया कि जब मंद रोशनी उनके शरीर में प्रवेश करती है तो क्या होता है। ये सुनने के बाद वे सभी एक बात के प्रति आश्वस्त हो गए। उन्होंने वास्तव में अपने पूर्ववर्तियों के शब्दों की अधिक व्याख्या नहीं की। सीनियर, यह उनके लिए एक और महान अवसर है। शांतिपुर, जब अंधेरा हो जाता है। राघव मेहरा और उनके साथियों ने अंततः जमीन पर खेती की। अब आंगन इतना खाली नहीं लग रहा था। राघव मेहरा ने जमीन को पानी दिया और फिर बीज बोना शुरू किया। ये तरबूज उगाने जैसी ही प्रक्रिया है।
काम खत्म करने के बाद राघव मेहरा और अनिका सूरी ने उर्वरक की ओर देखा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जानबूझकर मुस्कुराए। राघव मेहरा और अनिका सूरी साथ साथ गए और एक छोटे से गमले में खाद भर दी। फिर विभिन्न स्थानों पर उर्वरक छिड़कें। जब उर्वरक को जमीन पर डाला जाता है तो कोई भी तेज नज़र वाला व्यक्ति ये देख सकता है कि जमीन पर बने कुछ छोटे गड्ढों की मिट्टी हिलने लगती है। जैसे ही उन दोनों ने खाद फैलाई, एक जादुई दृश्य घटित हुआ। गड्ढे से कोमल युवा अंकुर निकले। ये बिल्कुल वसंत ऋतु में उगने वाली कोमल घास जैसा दिखता है। राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। मैं इस उर्वरक की शक्ति देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। तस्क, यह उर्वरक पिछले 5 वर्षों में सबसे अच्छा है। बाकी सभी चीज़ों की तुलना में, यहाँ तक कि मेरे पसंदीदा कपड़े की तुलना में भी, ये बहुत बेहतर है। राघव मेहरा ने पिछले 5 वर्षों में सिस्टम से जो कुछ हासिल किया था, उसके बारे में सोचा और इस उर्वरक की तुलना में उनके दिमाग में केवल एक ही विशेषण था। बकवास। यदि कैदाओं और अन्य लोगों को पता चल जाता कि राघव मेहरा क्या सोच रहा है, तो वे शायद रोते हुए शौचालय में बेहोश हो जाते। वे जादुई हथियार हैं। आप जानते हैं, इस उर्वरक से श्रम को बढ़ावा देने में बहुत कम प्रभाव पड़ सकता है। उनसे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। बेशक, वे राघव मेहरा को दोष नहीं दे सकते। आखिरकार, वह अकेला व्यक्ति था जिसे अंधेरे में रखा गया था। राघव मेहरा और अनिका सूरी ने दो छोटे गमलों में खाद फैलाई। अंत में, दोनों भूखंडों पर पहले से ही पेड़ उगे हुए थे। राघव मेहरा ने अपने सामने की जमीन को देखा और भावुक हो गए। इस समय वह जमीन में खाद डाल रहा था और वहां 50 से अधिक अनानास थे। अपने सामने का दृश्य देखकर राघव मेहरा बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उनकी समझ में अनानास मिट्टी में उगता है। इस क्षण तक उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि अनानास मिट्टी के बाहर शाखाओं के शीर्ष पर उगते हैं। 50 अनानास, जो बास्केटबॉल के आकार के थे तथा जिनका छिलका सोने की दली की तरह खुरदुरा था। यह अत्यंत उच्च स्तरीय दिखता है। क्या यह अभी भी अनानास है? ये तो सोने का डला है। राघव मेहरा आगे बढ़े और उसे छुआ, लेकिन जिस बात ने उन्हें अवाक कर दिया वह ये थी कि यद्यपि यह शल्कदार त्वचा सोने की छोटी डली जैसी दिखती थी, परंतु वास्तव में यह एक पौधे की त्वचा थी। यह अनानास बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हर एक अनानास मोटा है और इसका स्वाद लाजवाब होगा, लेकिन तरबूज कोई रामबाण इलाज नहीं है, इसलिए यह अनानास भी बिल्कुल नहीं है। राघव मेहरा को इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ। यदि यह आध्यात्मिक औषधि के स्तर तक पहुंच जाए तो वह इसे बेच सकता है। तस्क, अगर वह ऐसा है तो वह निश्चित रूप से रातों रात अमीर बन जाएगा। अपनी तरफ रखे अनानास को देखने के बाद राघव मेहरा ने अनिका सूरी की तरफ रखे स्ट्रॉबेरी को देखा। अगर वह न देखता तो ठीक था, लेकिन जब उसने उस तरफ देखा, उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं। कुछ हरी शाखाओं और पत्तियों को छोड़कर पूरा खेत लाल स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ है। ये संख्या बेहद डरावनी है। जमीन के इतने छोटे से टुकड़े पर कम से कम हजारों की संख्या में तो ये हैं। औसतन प्रत्येक स्ट्रॉबेरी के डंठल पर 10 स्ट्रॉबेरी होती हैं। ये परिणाम देखकर राघव मेहरा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब से आप भोजन के बाद फल खा सकते हैं। राघव मेहरा ने अनिका सूरी की ओर देखा। फल प्रेमी अनिका सूरी को यह बहुत पसंद आया होगा, लेकिन जब उसने अनिका सूरी को देखा तो उसे लगा कि उसने अनिका सूरी की फल के प्रति लालसा को कम करके आंका था। अनिका सूरी की आंखें पहले से ही काफी बड़ी थीं और अब वे और भी चौड़ी हो गई थीं। उसका मुंह चटक रहा था और उसकी लार उसके कपड़ों को भिगो रही थी। राघव मेहरा ने जाकर अनिका सूरी का सिर पकड़ लिया और कहा, इसे खाद देने के तुरंत बाद मत खाना। तुम इसे अगले दिन खा सकती हो। ये कहते हुए राघव मेहरा ने अनिका सूरी को घर के अंदर खींच लिया। उसे डर था कि उर्वरक पूरी तरह से खाया नहीं गया है और वह और अन्य 2 उसमें से कुछ खा लेंगे। यदि इसे खाने के बाद लोगों की उम्र अचानक तेजी से बढ़ने लगे तो ये बहुत डरावनी बात होगी। ये सोचते हुए राघव मेहरा को अचानक एक और संभावना सूझी। हो सकता है कि अनिका सूरी को अचानक बुखार आना खाद के संपर्क में आने और बिना हाथ धोए खाना खाने से संबंधित हो। अनिका सूरी को स्ट्रॉबेरी और अनानास कितना भी पसंद क्यों न हो, राघव मेहरा उसे घसीटकर घर ले आया।
जल्दी ही अंधेरा हो गया। खाना पकाने और खाने के बाद दोनों को नींद आने लगी। जब रात काफ़ी हो गई और सब सो गए तो अनिकासूरी की आंखें खुलीं। उन्होंने राघव मेहरा के कमरे की स्थिति को भांप लिया। राघव मेहरा को निश्चल देखकर वह दृढ़तापूर्वक उठ खड़ी हुई। फिर वह घर से बाहर भाग गया। हालांकि इस समय राघव मेहरा ने भी अचानक अपनी आंखें खोल दीं। अचानक वह भयावह ढंग से मुस्कुराया। अनिकासूरी, तुम सचमुच सजा की हकदार हो। अगले दिन हियान कबीले के बाहर यहाँ बहुत चहल पहल है। कल रात से अब तक कई उड़ने वाली नावें पास में उतर चुकी हैं। उन्हें पता था कि हियान संप्रदाय 2 दिनों में शिष्यों की भर्ती करेगा, लेकिन जल्दी पहुंचने और अवसर न चूकने के लिए कई लोग एक दिन पहले ही आ जाते हैं। यहाँ आए लगभग सभी लोग या तो उस दिन उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे या फिर उन्हें बाहर से देखने वाले लोगों द्वारा सूचित किया गया था। पिंग आन संप्रदाय में जो कुछ हुआ उसकी खबर फैलने के बाद महाद्वीप के लगभग आधे लोगों को इसके बारे में पता चला। इसलिए बहुत से जिज्ञासु लोग ये देखने के लिए रातों रात यहाँ आ पहुँचे कि क्या हो रहा है। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो इस पर विश्वास करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने हेयान संप्रदाय में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना। पहली चीज जो मैंने की वह थी उपहास करना। इस समय हियान संप्रदाय के बाहर उत्साह देखने के लिए इंतजार कर रही भीड़ में से कुछ लोग चर्चा करने लगे। इस संप्रदाय को जरूर कोई न कोई मौका जरूर मिला होगा, लेकिन कल जो कहानियां फैलाई गईं वे निश्चित रूप से झूठी थीं। उन्होंने जरूर ज्यादा अनुयायी बनाने के लिए ये कहानी गढ़ी होगी और इसे फैलाने के लिए किसी को नियुक्त किया होगा। ये सही है। मैंने सुना है कि पिंगान संप्रदाय 2 छोटे संप्रदायों के विलय से बना है। संप्रदाय का नेता अभी आत्मा विच्छेदन के चरण में है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इतना बड़ा समूह कैसे बनाया और पहाड़ की रक्षा के लिए इतने बड़े अजगर को कैसे आकर्षित किया, लेकिन मुझे यकीन है कि कल फैली अफवाह बिल्कुल झूठी थी। उन्होंने ये भी कहा कि एक अमर देवता परेशानी पैदा करने आया था और एक अमर हथियार प्रकट हुआ और उस अमर देवता को भगा दिया। तस्क तस्क, ये सुनकर ही शर्मिंदगी हो रही है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि महाद्वीप की कई शीर्ष ताकतों के सबसे ताकतवर लोग समारोह में शामिल होने आए हैं। अगर ऐसा है तो ये ताकतवर लोग वानर देव होने की खबर क्यों नहीं फैलाते और उन्हें ये साबित क्यों नहीं करते। खैर, मैं उन अफवाहों को सच मानने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं आज यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ कि क्या कोई उनके पाखंड का पर्दाफाश करेगा। संरचना के अंदर देवेंद्र मुर्मू ने चारों ओर खड़े लोगों को हैरानी भरी नजरों से देखा। क्या कल की घटना की खबर फैल गई है? क्या ये लोग हमारे संप्रदाय में शामिल होने आए हैं? देवेंद्र मुर्मू को महसूस हुआ कि सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाहर बहुत सारे लोग हैं। ये घनी तरह से भरा हुआ है। यदि ये लोग यहाँ अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए आए हैं तब तो 10,000 शिष्यों की भर्ती करना बहुत आसान हो जाएगा। कल तक इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आज ही शिष्यों को स्वीकार करना शुरू करें। युनहाई, तैयार हो जाओ। देवेंद्र मुर्मू अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। किसी भी संप्रदाय के लिए शिष्यों की भर्ती अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी संप्रदाय के उत्थान के लिए शिष्य आवश्यक हैं। 10,000 शिष्यों की भर्ती का कार्य उन्हें उनके पूर्ववर्तियों द्वारा दिया गया था। यदि वह समय से पहले कार्य पूरा कर ले, आप अपने वरिष्ठों से मिलकर उनसे अपनी प्रशंसा करने के लिए कह सकते हैं। हो सकता है कि अगर सीनियर खुश हो जाएं तो वह मुझे एक और तरबूज दे दें या कोई अवसर दे दें। जब देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग तैयार हो गए तो वे प्रवेश द्वार की ओर उड़ने लगे। उन्होंने प्रवेश द्वार खोला और वहां समूहों में खड़े हो गए। शिष्यों की भर्ती के लिए पिछले संप्रदाय की प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 लोग हड्डियों की आयु मापने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े होते थे। अन्य लोगों ने पर्वतीय द्वार चौक पर आध्यात्मिक मूल परीक्षण और विभिन्न परीक्षण स्थापित किए। देवेंद्र मुर्मू आकाश में उड़ गए और चारों ओर देखने लगे। सभी भर्ती अवधि पुनर्निर्धारित कर दी गई है। हम आज से शिष्यों की भर्ती शुरू करेंगे। हमारे संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति आगे आकर परीक्षा दे सकता है। बेशक हमारा संप्रदाय किसी को भी स्वीकार नहीं करता। सबसे पहले वे किसी अन्य ताकत से नहीं होने चाहिए।
एक बार वे हमारे संप्रदाय में प्रवेश कर गए तो उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी बात, उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। देवेंद्र मुर्मू ने कई शर्तें बताईं। देवेंद्र मुर्मू को आते देख आसपास के लोग शांत हो गए और देवेंद्र मुर्मू की बातें ध्यान से सुनने लगे। ये सुनकर कई लोग इस पर चर्चा करने लगे। देवेंद्र मुर्मू ने आगे कहा, ठीक है, जो लोग इच्छुक हैं कृपया लाइन में लग जाएं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ में से कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े और दल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। लेकिन लगभग 90% लोग वहीं स्थिर खड़े रहे। उनमें से 60% के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। इस संप्रदाय ने अचानक भर्ती की तारीख बदल दी। मुझे डर है कि वे हर मौके का फायदा उठाने की सोच रहे हैं। देखा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक पृथक्करण चरण में है। जो लोग वास्तव में कतार में खड़े हैं वे मूर्ख हैं, है ना? हालांकि कई लोग सोचते हैं कि हियान संप्रदाय के बारे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने पाया कि अभी भी बहुत से लोग कतार में खड़े थे। ये लोग वास्तव में वहां मौजूद थे और जानते थे कि कल क्या हुआ था, या वहां उपस्थित लोगों के रिश्तेदार आदि। उन्हें विश्वास है कि उनके साथ धोखा नहीं होगा। और तो और, ये संप्रदाय ऊपर से तो बहुत मजबूत दिखता है। आंतरिक रूप से भले ही मजबूत न हो, फिर भी यह कई ताकतों से बेहतर है। यदि आप अंदर जा सकते हैं तो आपको अंदर जाना ही होगा। देवेंद्र मुर्मू ने चेहरे पर मुस्कान लिए कतार में खड़े इतने सारे लोगों को देखा। बेशक उनकी सुनने की शक्ति अच्छी थी और उन्होंने पाया कि बहुत से लोग उनके संप्रदाय की ताकत पर विश्वास नहीं करते थे। मुझे तो ये भी संदेह हुआ कि कल जो कुछ हुआ वह उनके संप्रदाय द्वारा गढ़ी गई एक मनगढ़ंत कहानी मात्र थी। लेकिन वह इतना आलसी था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। वैसे भी जब हमारा संप्रदाय 10,000 से अधिक लोगों की भर्ती कर लेगा तो हम भर्ती करना बंद कर देंगे। आखिरकार उनका संप्रदाय इतना बड़ा है। लेकिन जैसे ही देवेंद्र मुर्मू ने सोचना समाप्त किया, अगले ही पल एक व्यक्ति अचानक उनके सामने आ गया। उस व्यक्ति को आते देख देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए। जो व्यक्ति आया था उसका नाम गौतम अग्रवाल था। भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? देवेंद्र मुर्मू ने पूछा। गौतम अग्रवाल अपने पोते को पिंगान संप्रदाय में भेजने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने अपने संपर्कों का उपयोग करके अपने पोते को हियान संप्रदाय में शामिल कराने के बारे में सोचा। लेकिन इस बारे में सोचने पर चूंकि वरिष्ठ व्यक्ति शिष्यों की भर्ती का इतना जोर शोर से प्रचार कर रहा है, तो वह अवश्य ही कुछ योजना बना रहा होगा। हो सकता है कि छात्रों की भर्ती करते समय हम कुछ प्रतिभाशाली लोगों का चयन करें और उन्हें कुछ अवसर दें। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह सबसे अधिक संभावना थी। आखिर वरिष्ठ जैसे गुरु के लिए काम करना आसान कैसे हो सकता है? क्या केवल कुछ शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संप्रदाय की स्थापना की जा रही है? ये लगभग असंभव है। बहुत संभव है कि वे इन लोगों में से एक या दो प्रतिभाशाली लोगों का चयन करना चाहते हों। तो फिर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए उन्होंने छात्रों की भर्ती करते समय अपने पोते को भी साथ लाने का निर्णय लिया। और उन्हें लगा कि उनका पोता अत्यंत प्रतिभाशाली है। ये कहना कठिन है कि क्या मैं वरिष्ठों द्वारा चुना जा सकता हूँ। गौतम अग्रवाल और देवेंद्र मुर्मू एक दूसरे से काफ़ी परिचित थे, इसलिए सहज बातचीत के बाद उन्होंने उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। देवेंद्र मुर्मू की आंखें चमक उठीं जब उन्हें पता चला कि अद्विक जैन उनके संप्रदाय में शामिल होने जा रहे हैं। अद्विक जैन ने इतनी कम उम्र में इतनी उच्च स्तर की साधना की है, तो उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई, आप बहुत विनम्र हैं। अगर जियाओचुन हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहता है तो मुझे बताएं और मैं उसे तुरंत अपना शिष्य बना सकता हूं। देवेंद्र मुर्मू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। ये सुनकर गौतम अग्रवाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह काम नहीं करेगा। जियाओचुन को प्रक्रियाओं का पालन करने दो। आखिरकार मैंने उसे बचपन से ही सिखाया था कि वह पीछे के दरवाजे से नहीं जा सकता। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर गौतम अग्रवाल चाहे कुछ भी करें, अद्विक जैन ऐसी शर्तों के साथ उनके संप्रदाय में अवश्य प्रवेश कर सकेंगे। जब तक तुम अंदर आ सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें परेशानी पसंद है तो आगे बढ़ो।
ठीक इसी तरह गौतम अग्रवाल ने अद्विक जैन को मैदान में उतारा। उन्होंने अद्विक जैन को भी टीम के अंत में खड़ा किया। गौतम अग्रवाल की उपस्थिति ने भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ आने वाले लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी दृष्टि अच्छी है। जैसे ही उन्होंने गौतम अग्रवाल को देखा, वे अचंभित रह गए। कुछ लोग गौतम अग्रवाल की साधना की आभा से भयभीत थे। कुछ लोग एक नज़र में बता सकते हैं कि गौतम अग्रवाल जुबाव हॉल के प्रमुख हैं। इसलिए इस तथ्य के साथ कि गौतम अग्रवाल और देवेंद्र मुर्मू बहुत खुश होकर बातचीत कर रहे थे, कुछ लोगों ने हियान संप्रदाय पर सवाल उठाया था। अचानक मैं अवाक रह गया। ऐसा लगता है जैसे कुछ पाउंड मल खा लिया हो। अद्विक जैन के उतरने के बाद वह चुपचाप लाइन में खड़े हो गए। युवा लोगों का एक समूह पहले अपनी हड्डियों की आयु मापने के लिए और फिर अपनी आध्यात्मिक जड़ों को मापने के लिए कतार में खड़ा हुआ। अंत में एक अजीब परियोजना है। वे वास्तव में एक पत्थर को घूर रहे थे। दूर कतार में न लगे लोगों का एक समूह आकाश में गौतम अग्रवाल और देवेंद्र मुर्मू को घूर रहा था। कुछ लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये वे लोग थे जो सोचते थे कि पिंगान संप्रदाय एक भ्रामक संप्रदाय है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कल जो खबर फैली वह झूठी होगी। जब तक गौतम अग्रवाल अचानक प्रकट नहीं हुए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा गया हो। मेरा चेहरा दर्द से जल रहा था और उन्हें ये भी पता चला कि अद्विक जैन भी यहीं थे। इससे उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने अद्विक जैन को कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने अद्विक जैन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। अपनी छोटी उम्र के बावजूद उनमें बहुत प्रतिभा है। इस समय अद्विक जैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे बहुत युवा हैं, लेकिन वास्तव में वे जिंदन मंच के शिखर पर थे। इससे वहां मौजूद कई लोग हैरान रह गए। ये युग, इस प्रकार की खेती, बहुत भयानक। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक अवाक कर दिया वह ये थी कि स्वर्ग का ऐसा प्रतिभाशाली बच्चा, लाखों लोगों में से एक प्रतिभाशाली, वास्तव में पिंगन संप्रदाय में शामिल होने जा रहा था। ये दृश्य देखकर जो लोग अभी तक हिचकिचा रहे थे वे भी हटने लगे। जल्दी से कतार में लग जाओ। भीड़ चलने लगी। आसमान में खड़े देवेंद्र मुर्मू के चेहरे पर मुस्कान थी और वह ये दृश्य देख रहे थे। ऐसा लगा जैसे मुझे समझ आ गया कि गौतम अग्रवाल ने अद्विक जैन को कतार में आने के लिए क्यों कहा। क्या ये वरिष्ठ द्वारा की गई व्यवस्था हो सकती है? गौतम अग्रवाल को अपने पोते को यहाँ लाने दीजिए ताकि हम प्रचार प्रभाव प्राप्त कर सकें। देवेंद्र मुर्मू ने गौतम अग्रवाल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई बाय, आपने सीनियर की वजह से जियाओचुन को संप्रदाय में शामिल होने दिया, है ना? देवेंद्र मुर्मू की बात सुनकर गौतम अग्रवाल खिलखिलाकर हंस पड़े और बिना लाग लपेट के बोले, ये सही है। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू हंस पड़े। सीनियर, आप सचमुच विचारशील हैं। अब ये संभव है, ये निश्चित रूप से 10,000 शिष्यों के लिए पर्याप्त है। शुरुआत में काफ़ी लोग कतार में खड़े थे, लेकिन उनमें से कुछ योग्य नहीं थे। शायद आधे लोगों को हटाना पड़ेगा। अब बहुत अधिक लोग आ रहे हैं। स्क्रीनिंग के बाद पर्याप्त संख्या में लोग, लगभग 10,000 होने चाहिए। इस बारे में सोचने के बाद देवेंद्र मुर्मू को एक बार फिर लगा कि उनके सीनियर बहुत होशियार हैं और उनकी दूरगामी योजनाएं हैं। इसमें कोई चूक नहीं है। युवा लोगों के एक समूह का बहुत जल्दी परीक्षण किया गया, लेकिन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए देवेंद्र मुर्मू ने परीक्षण में मदद के लिए और अधिक लोगों को नियुक्त करने का आदेश दिया। कुछ ही दूरी पर अभी भी बहुत से लोग देख रहे थे। उनमें से कुछ ने हियान संप्रदाय की आलोचना करने वाले लोगों की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप लोग यही नहीं कहते रहे कि हियान संप्रदाय नकली है? अब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? जो लोग जिद्दी थे, उनके चेहरे पर इस समय बहुत ही बदसूरत भाव थे, लेकिन इस समय उन्हें एक और संभावना सूझी। हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने, हियान संप्रदाय ने, एक कहानी गढ़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये पिंगान संप्रदाय जुबावतांग द्वारा बनाया गया था? यह अटकलें लगाई गईं। आसपास के सभी लोग चुप हो गए। उन्होंने इसके बारे में सोचा और अचानक उन्हें ये बात समझ में आ गई। यदि यह सच होता तो अचानक सब कुछ समझ में आने लगता। इन दो छोटे संप्रदायों के विलय से अचानक इतनी अच्छी चीजें सामने आईं, जो काफी असामान्य था।
लेकिन क्या होगा यदि आपके पीछे कोई खजाना हो जो आपको सहारा दे और आपको नियंत्रित करे? तो फिर यह बिल्कुल सामान्य बात है। ये संरचना संभवतः जुबाओटांग से है, सिर्फ नौटंकी के लिए, और इस अजगर को भी जुबाओतांग और उसके आदमियों ने वश में कर लिया। ये भी नौटंकी के लिए है। अब जुबाओतांग के नेता स्वयं अपने द्वारा स्थापित संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। यहाँ आने वाले लोगों को ये सोचने दीजिए कि जो कहानी उन्होंने कुछ समय पहले बनाई थी वह सच है, और फिर सभी लोग संप्रदाय में शामिल हो जाएं। ये सब समझाया जा सकता है। जब यह अटकलें सामने आईं तो देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। अगर यह सच है तो क्या ये सब एक षड्यंत्र नहीं है? इस ट्रेजर हॉल का वास्तव में उद्देश्य क्या है? जो लोग उन अविश्वासियों पर हंसना चाहते थे वे इस समय संक्रमित प्रतीत हो रहे थे। शक होने लगा। समय गुजर जाता है। अंत में अद्विक जैन की बारी आई। अद्विक जैन आगे बढ़े, रोहन मुर्मू की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और अंकल युनहाई कहकर पुकारे। रोहन मुर्मू अद्विक जैन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सिर हिलाकर और मुस्कुराकर अद्विक की अस्थि आयु मापने में भी मदद की। दरअसल वह अद्विक जैन की वास्तविक उम्र देखना चाहते थे। परीक्षण के बाद उसने सांस ली। 7 वर्ष से अधिक, किंतु 8 वर्ष से कम। अच्छा काम। अपनी अस्थि आयु मापने के बाद अद्विक जैन आगे बढ़ते रहे। आध्यात्मिक जड़ों का परीक्षण करें। शीर्ष स्तर की आध्यात्मिक जड़ें। अपनी साधना का परीक्षण करें। खेती जिंदान के शिखर पर पहुंची। हर परीक्षण शीर्ष स्तर का है। गौतम अग्रवाल अभी भी हवा में थे और देवेंद्र मुर्मू के साथ खड़े थे। इस समय अपने पोते को इस हालत में देखकर उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। फिर अपने पोते को अंततः एक चट्टान पर खड़ा देखकर और रिया मुर्मू के निर्देशों के बाद वह चट्टान को घूरने लगा। गौतम अग्रवाल ने देवेंद्र मुर्मू की ओर देखा और कहा, भाई गोंग, इस चट्टान का परीक्षण प्रभाव क्या है? वह पिछले परीक्षणों से परिचित था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह परीक्षण किस लिए था। देवेंद्र मुर्मू हंसते हुए बोले, सीनियर ने कल दोपहर मुझे ये दिया था। कल मुझे लगा था कि आप चाहते हैं कि मैं इसे अकेले ही एंजॉय करूं, लेकिन फिर अचानक मुझे आपके गहरे मतलब का एहसास हुआ। मैं देख रहा हूं कि आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं और सीनियर ने संयोग से मुझे वह पत्थर दे दिया। तो सीनियर का यही आशय रहा होगा कि आप शिष्य भी उस पत्थर की प्रशंसा करें। देवेंद्र मुर्मू को लगा कि वह सचमुच बहुत चतुर है। हर बार किसी वरिष्ठ से संकेत मिलता है। उसने इसका सही अनुमान लगाया। इस वजह से उन्हें संदेह भी हुआ, क्या ये वरिष्ठ व्यक्ति उनके मुरोंग परिवार का पूर्वज है? अगर यह सच होता तो सब कुछ समझ में आ जाता। वरिष्ठ लोग उनके संप्रदाय में आए और उन्हें ऐसा अवसर दिया, और वह अपने वरिष्ठ की बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया। कहा कि उनका खून का रिश्ता है। ये कितना सच है। गौतम अग्रवाल ने देवेंद्र मुर्मू की बातें सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि पत्थर वास्तव में वरिष्ठ व्यक्ति ने ही रखा था। उसका सिर चकरा गया था। उसके चेहरे पर तुरंत ही आनंद की झलक दिखाई दी। क्या मैंने सही अनुमान लगाया? गौतम अग्रवाल इतने उत्साहित थे कि उनके हाथ कांप रहे थे। इस समय वह नीचे पत्थर को घूर रहा था। उन्होंने सोचा कि क्या इस भर्ती कार्यक्रम का आयोजन करने वाले वरिष्ठ लोग उन्हें कोई अच्छा अवसर देंगे। अब सुनिए देवेंद्र मुर्मू ने क्या कहा। क्या यह इसका स्पष्टीकरण नहीं है? निश्चित रूप से वह पत्थर निश्चित रूप से सरल नहीं है। वह अपने पोते को घूरता रहा। मुझे आशा है कि मेरे पोते को भी अपने पूर्ववर्तियों द्वारा दिए गए अवसर मिलेंगे। और जैसे ही उसने इसके बारे में सोचना समाप्त किया, उसे अचानक पता चला, उसका पोता चमकने लगा। ये दृश्य देखकर वह दंग रह गया। क्या ये एक जागृत शरीर नहीं है जो केवल 1000 वर्षों में एक बार प्रकट होता है? एक क्षण के लिए स्तब्ध रहने के बाद वह अचानक इतना उत्साहित हो गया कि लगभग फूट फूट कर रोने लगा। ये सही है। ये निश्चित रूप से एक जागृत संविधान है। हाँ, मेरे भाई परिवार, आज का दिन आ गया है। गौतम अग्रवाल उत्साह से कांप रहे थे। मैं आकाश की ओर एक लंबी गर्जना करना चाहता हूँ। और वह ये नहीं भूला है कि यह सब किसका ऋणी है। वरिष्ठ। ऐसा प्रतीत होता है कि वरिष्ठ व्यक्ति ने शिष्य भर्ती की योजना केवल अपने पोते को एक महान अवसर देने के लिए बनाई थी।
गौतम अग्रवाल ने राघव मेहरा को मन ही मन 1 दर्जन से अधिक बार धन्यवाद दिया। देवेंद्र मुर्मू भी आद्विक जैन की जागृत काया को देखकर हंस पड़े। इससे पहले उन्होंने देखा कि बहुत से लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, लेकिन कोई भी अपनी शारीरिक संरचना को जागृत करने में सक्षम नहीं था, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने अपने पूर्ववर्ती के कहने का गलत अर्थ निकाला था। इस क्षण मैंने अंततः किसी को अपने शरीर को जागृत करते देखा, और चूंकि यह व्यक्ति गौतम अग्रवाल का पोता है, इसलिए उन्हें और भी यकीन है कि वह अपने वरिष्ठ को सबसे अधिक समझता है। देवेंद्र मुर्मू अपने आप से बहुत खुश थे, और नीचे लोगों का एक समूह था। इस समय मैंने आद्विक जैन में भी परिवर्तन देखा। कुछ अच्छी दृष्टि वाले लोग तुरंत चिल्ला उठे, ये भौतिक संविधान का जागरण है, ये तो नामुमकिन है। उसने क्या किया? वह तो बस कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर पत्थर को देखता रहा। आखिरकार मुझे समझ आ ही गया। मैं सोच रहा था कि उन लोगों को टेस्ट के बाद पत्थर को क्यों घूरना पड़ रहा था। तो क्या पत्थर को घूरने से आपकी शारीरिक फिटनेस जाग सकती है? चारों ओर कोलाहल मच गया, बहुत शोर है। हालांकि इस समय जो लोग मानते थे कि यह शिष्य भर्ती एक घोटाला था, वे फिर से उठ खड़े हुए और बोलने लगे, मेरा अंदाजा सही था। देखा, किसी और ने अपनी शारीरिक संरचना नहीं जगाई, सिर्फ आद्विक जैन ने जगाए। क्या ये साफ तौर पर झूठ नहीं है? ये सही है, उसके शरीर से बस एक रहस्यमयी चमक निकल रही है। इसका मतलब यह नहीं कि वह जाग गया है। हो सकता है कि वह लोगों को भ्रम में डालने के लिए कोई चाल चल रहा हो। हाँ, ये ट्रेजर हॉल वास्तव में हर संभव काम करता है। लोगों का समूह अत्यंत विद्रोही था, मानो उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। आद्विक जैन ने अपनी आंखें खोलीं, अपने शरीर में शक्ति महसूस की और उनके चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी। दादाजी सही थे। छात्रों की भर्ती करने के सीनियर के अचानक कदम का कोई छिपा हुआ मतलब जरूर होगा। इस समय उसका चेहरा विस्मय और लालसा से भरा हुआ था। इस स्तर के वरिष्ठ गुरु के करीब पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? गौतम अग्रवाल भी इस समय सदमे से उबर रहे हैं। उन्होंने देवेंद्र मुर्मू को घूरते हुए विनम्रता से कहा, भाई गोंग, शियाओचुन की सारी उपलब्धियां आपकी बदौलत हैं। देवेंद्र मुर्मू हंसते हुए बोले, भाई बाय, आप मजाक कर रही हैं। ये सब सीनियर्स के निर्देश हैं। गौतम अग्रवाल को पता था कि ये वरिष्ठों के निर्देश थे, लेकिन वे वरिष्ठों के अर्थ को उतना नहीं समझ पाए जितना देवेंद्र मुर्मू। परिणाम भिन्न हो सकता है। नीचे खड़े लोगों का समूह गौतम अग्रवाल और देवेंद्र मुर्मू को बहुत उत्साह से बातचीत करते हुए देख रहा था, और जो लोग यह मान रहे थे कि जुबावतांग अभिनय कर रहा है, वे लगातार हंस रहे थे। लेकिन इस समय पत्थर के सामने एक अन्य व्यक्ति ने रहस्यमय प्रकाश उत्सर्जित किया। इस परिवर्तन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। गौतम अग्रवाल और देवेंद्र मुर्मू भी एक पल के लिए स्तब्ध होकर उस जगह को तीखी निगाहों से देखते रहे। इस समय वहां एक युवक खड़ा था। ये युवक साधारण और काफी सामान्य दिखता है। ये भीड़ में ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। युवक ने अपनी आंखें खोली और मूर्खता से अपने हाथों को देखा। ये कैसा एहसास है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी शारीरिक स्थिति भी जागृत हो गई हो? उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। अभी अभी आद्विक जैन को इस तरह देखकर उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई, लेकिन वह जानता था कि उसकी प्रतिभा कितनी साधारण है, इतनी साधारण कि जब वह यहाँ आया तो उसे चिंता थी कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। आप जानते हैं, उन्होंने कई संप्रदायों में मूल्यांकन का प्रयास किया है। हालांकि वह सबसे छोटी सेना में भी प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि वह पहले से ही 18 वर्ष का है। उसकी आध्यात्मिक जड़ें ठीक हैं, लेकिन उसकी साधना उसी आयु के बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की तुलना में बहुत कम है। वह बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने अभी अभी हियान संप्रदाय का मूल्यांकन पास किया था। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, मानो मैं पूर्णतया परिवर्तित हो गया हूँ। वह उत्तेजना से कांप रहा था। आखिरकार वह अचानक पीछे मुड़ा और अपने चारों ओर हियान संप्रदाय के लोगों को देखा। एक एक करके झुकें। अंततः उन्होंने आकाश में देवेंद्र मुर्मू को घूरा और धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। संप्रदाय गुरु, इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं
अर्जुन शर्मा, अपने जीवनकाल में पिंगैन संप्रदाय का सदस्य रहूंगा और अपनी मृत्यु के बाद पिंगैन संप्रदाय का भूत बन जाऊंगा। देवेंद्र मुर्मू इस समय इतने खुश थे कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अचानक उसने देखा कि युवक घुटनों के बल बैठा है, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और उसे उठने में मदद की। ठीक है, हाँ, अब से तुम मेरे शिष्य हो। उसे ऐसी प्रतिभा को भर्ती करना होगा। इसके अलावा उन्हें लगा कि यह युवक काफी अपरिपक्व लग रहा है। वह एक बड़ा बॉस होने का दिखावा कर सकता है। वास्तव में जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवक की आंखें हरी हो गईं और वह पुनः घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाया, नमस्कार गुरुजी। इस बार देवेंद्र मुर्मू मदद करने नहीं गए। ये प्रशिक्षुता का समारोह है। हवा में मौजूद गौतम अग्रवाल ने जब देवेंद्र मुर्मू को ऐसे शिष्य को स्वीकार करते देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें ये भी पता था कि देवेंद्र मुर्मू ने उनके पोते को शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया। शायद उनके पोते के उस वरिष्ठ व्यक्ति का शिष्य बनने की अच्छी संभावना है। निश्चित रूप से, यदि यह आपके द्वारा सीधे तौर पर नहीं सिखाया गया है तो कोई बात नहीं। आइए ध्यान दें, या फिर यह अच्छा होगा यदि आप अपने शिष्यों को कुछ संकेत दे सकें। क्या ऐसे गुरु के लिए यह आसान नहीं होगा कि वह आपको कुछ ही संकेतों के साथ अमर बनने में मदद कर दे? आसपास मौजूद लोगों का एक समूह इस दृश्य को गौर से देख रहा था। जो लोग हमेशा से इसे घोटाला समझते थे, वे हंसते रहे। टस्क, मैं अंततः समझ गया कि एक पूरे नाटक का अभिनय करना क्या होता है। क्या वे बेवकूफ़ हैं? जैसे ही उनमें से एक जागता है, दूसरा भी जाग जाता है। ऐसा मत करो, वे हमारे साथ बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। लोगों के एक समूह ने तिरस्कारपूर्वक शिकायत की। लेकिन जब वे शिकायत कर रहे थे, जब आपको ऐसा लगे कि आपने सब कुछ समझ लिया है, अचानक उनके सिर के ऊपर आकाश। दो लोग बिना किसी कारण के प्रकट हुए। इन दो लोगों की उपस्थिति, सारा संसार अचानक शांत हो गया। इस समय लोगों के समूह ने दूसरों के साधना स्तर को समझने की क्षमता खो दी थी। वे अपने आसपास के लोगों के संस्कार स्तर का भी अंदाजा नहीं लगा सके, क्योंकि आकाश में दो लोगों की साधना ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उन्हें समाहित नहीं कर सकती। इन दो लोगों को देखकर समूह के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, मानो हवा जम गई हो। देवेंद्र मुर्मू और गौतम अग्रवाल के चेहरे अचानक पीले पड़ गए जब उन्होंने उन दो लोगों को देखा। उन्होंने आकाश मल्होत्रा को देखा। इस बार आकाश मल्होत्रा के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन्हें जो एहसास कराया वह भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सांस लेने पर पूरी दुनिया ढह जाएगी। देवेंद्र मुर्मू ने निगल लिया। मैंने सोचा, अरे नहीं, उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आकाश मल्होत्रा वापस आएंगे, और वह एक बहुत मजबूत व्यक्ति को भी साथ लाया। ये निश्चित रूप से बदला है। रोहन मुर्मू और अन्य लोगों के भी यही विचार थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। अब वे केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वरिष्ठ लोग उन्हें जादुई हथियार भेज दें, या फिर उन्हें बचाने के लिए स्वयं आगे आएं।